आप सभी का स्वागत है मेरे लेट्स लर्न विद एनसीईआरटी में। आज मैं आपको पार्ट 2 यानी कि ग्लोब अक्षांश में देशांतर पार्ट 2 पढ़ाने जा रही हूँ। हम यहाँ पे थे पृथ्वी के ताप कटिबंध कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्यवर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। कहने का कर्क और मकर रेखा के बीच में, इस चीज़ को ध्यान से देखिए। कह रहा है कि कर्क और मकर रेखा के बीच में सभी अक्षांशों के सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होते हैं। यानी ये सूर्य है ये, और इसके ठीक ये जैसे आपका गुलाब हो, जैसे ये आपका ग्लोब हो गया, ये आपका ग्लोब हो गया, ठीक है। तो ठीक यहाँ पे, ठीक है, तो जो भी रेखा कर्क रेखा मकर रेखा के बीच की जो अक्षांश होंगे उसको ठीक ऊपर पड़ेगा, उसे कहते हैं उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। क्या कहा? कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य किरणें तिरछी होती। कह रहा है कि जब ध्रुव है आपका, जो ग्लोब का ध्रुव है, तो उसकी सूर्य की तिरछी कैसी होती? किरणें तिरछी। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क और रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का ताप मध्यम होता है। जब उसकी तिरछी पड़ने किरणें तो उसका क्षेत्र का तापमान भी कैसा होगा? मध्यम हो, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। फिर उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच में जो क्षेत्र है वो ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की क्षितिज से ज़्यादा नहीं आ पाती। हल्की सी कह सकते हैं, ज़्यादा नहीं, उसमें हल्की सी बस सूर्य का ताप होता होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, इसीलिए इसे शीत कटिबंध कहते हैं। और आपको पता है जहाँ ज़्यादा सूर्य की गर्मी होगी वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी, और जहाँ नाममात्र सूर्य की रोशनी पहुँचती होगी वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है। देशांतर क्या है? क्वेश्चन। अब यह किसी भी स्थान की स्थिति को बताने के लिए, क्या कह रहा है? किसी भी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप के एक ही अक्षांश पर स्थित उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना हुआ कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव में जोड़ने वाली इस संदर्भ रेखा से पूर्व एवं पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतर यामोत्तर कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है यहाँ से, ध्यान से। ये कह रहा है कि क्या कि आपका ये जो उनकी सही स्थिति जानने के लिए, क्या कह रहा है? सही स्थिति जानने के लिए उत्तरी ध्रुव उत्तर ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है, और इन संदर्भ रेखाओं को देशांतर यामोत्तर कहते हैं। तथा इनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों को तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। इन ध्रुवों पर अंश पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिलती है। अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामोत्तर की लंबाई समान होती है, इसीलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया ग्रीनिच, जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। देखिए फिर से कि अक्षांश यानी कि समांतर रेखाओं से विभिन्न सभी देशांतरी यामोत्तर की लंबाई कैसी होती है? आपकी समान होती है। ये ठीक है, कैसी होती है आपकी? ये समान होती है, मतलब बीच की दूरियां समान होती हैं, ठीक है। फिर तभी इन देशों में फिर यहाँ पे कि इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं को में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित थी, से गुजरने वाली यामोत्तर पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। यामोत्तर का प्रमुख यामोत्तर कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पे आप किसी भी जाएंगे तो ऐसे ही ये शो करें। यहाँ पे यामोत्तर बताया गया है। फिर ये देखिए, इसका हमारा 0 डिग्री देशांतर पर यहाँ से हम 180 डिग्री या
पूर्वीय 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर और 180 यामोत्तर मिलकर पृथ्वी के दो ये समान भागों में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। इसीलिए इस किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम के लिए दक्षिण पश्चिम अक्षर पश्चिम का उपयोग करते हैं। जानना रोचक होगा कि 180 पूर्व 180 पश्चिमी मतलब एक ही रेखा पर ही स्थित है। यह ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखाओं एवं देशांतर यामोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश और देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए उस असम में धुबरी 26 डिग्री सेल्सियस अक्षांश 90 डिग्री देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखिए जहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। अब बिंदु धुबरी को सही स्थिति होगा। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ये आपको प्रैक्टिकल करके देखना। ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या को 1 2 3 4 में क्षैतिज रेखाओं को अक्षांशों को व्यक्त करें। जिन बिंदुओं को ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं का एक दूसरे को काटती हैं जहाँ कुछ छोटे व्रत खींचे। इन छोटे व्रतों को अबसदा नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए ऊर्ध्वाधर रेखाएं एवं देशांतर क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांश को व्यक्त करती है। ये देखिए ये ग्राफ दिया गया है। अब आप व्रत और ख उत्तरी अक्षांश को एक पूर्वी तथा देशांतर में स्थित यानी व्रतों की स्थिति ज्ञात करें। देशांतर एवं समय को मापने के लिए अच्छा साधन पृथ्वी चंद्रमा के ग्रहों की गति है। सूर्य एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि वो पूरे विश्व में समय निर्धारण की सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के प्रमुख ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर की स्थिति कैसी होगी? सभी स्थानों में दोपहर होगी। सूर्य जिसमें आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पे यानी सीधी पड़ेगी उसकी किरणें। चूँकि पृथ्वी पश्चिम के पूर्व की ओर चक्कर लगाती है अतः वह स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में उसका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा और जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना इससे निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी 24 घंटे में अपना 360 डिग्री घूमती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री व 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती। इस प्रकार जब ग्रीनविच दोपहर में के 12 बजते हैं तो ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा। 15 × 4 60 मिनट अर्थात ग्रीनविच के समय में 1 घंटा हो गया, अर्थात वहाँ दोपहर 1 बजे होगा। लेकिन ग्रीनविच में 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से घंटा पीछे होगा, यानी आज सुबह 11 बजे होंगे। इसी प्रकार ग्रीनविच जब दोपहर के 12 बजे होंगे तब 100 डिग्री से मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। हम देख सकते हैं कि दिए गए देशांतर यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। अब यहाँ पे हमें मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। ये देखिए ये आपका समय है, यहाँ पे आप देखिए। उदाहरण के लिए देशांतर में गुजरने होने वाली रेलगाड़ियों में समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका, असम में डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। यह इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.30 डिग्री पूरब यानी 82 डिग्री 30 आपका क्या पूरब को मानक यामोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इस भारतीय मानक समय के नाम से कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वो अपने मित्र आलोक से कहता है कि वो लोग आज रात्रि नहीं सो पाएंगे क्योंकि भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच 7:30 बजे शुरू होगा, शाम को देर रात्रि समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच के समय का अंतर क्या है? भारत के बीच में पूर्व 82 डिग्री 30 पूरब में स्थित है, जहां हम समय का ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत के शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतर विस्तार अधिक होता है, इसके कारण वहाँ 1 से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस 11 मानक समयों को अपनाया गया है। अब पृथ्वी का
पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय में क्षेत्रों में बांटा गया है। इसी प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र में 15 डिग्री देशांतर तक क्षेत्र को घेरता है। तो मेरे फ्रेंड्स, आप सभी को ये मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़्यादा शेयर कीजिए, और मैं इसी तरीके से आपको ये वीडियो अपलोड करती रहूँगी। और बेटा, अब यूटेट सीटेट के जो सीटेट के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और यूटेट का फॉर्म भरा जा रहा है, लास्ट डेट उसके 28 जुलाई है। आप सभी भरिए और आपका मेरा ये NCERT चैनल आपको हेल्प करेगा। धन्यवाद।